नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमें डिस्कस करनी है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया है और उसमें ये फैसला होगा, और मेरा ख्याल है माइंड तो बना हुआ है, जब भी वज़ीर आज़म साहब इसका अनाउंस भी पहले कर चुके हैं कि जो नए इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। इसका मतलब ये है कि अगले इंतखाबात न 60 दिन में होंगे और न 90 दिन में होंगे, बल्कि वो इंतखाबात 6 माह भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 माह का वक्त मांगा है, वो शायद इससे बढ़ भी सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें दीगर पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ होगा, ये चीज़ें कल तय होंगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो तोशाखाना का मामला था, उस पर भी आज जो PTI के चेयरमैन हैं उनको वक्ती रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन ये वक्ती रिलीफ उनके लिए फ़ायदेमंद कितना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से सेशन कोर्ट को रेफ़र तो कर दिया है कि फ़रीक़ैन को आप दोबारा से सुने, जो उन्होंने काबिल समात होने का जो कलअदम किया फैसला। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट के जो जज है जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने सुबह यानी कल सुबह 8:30 बजे वकला को दोबारा तलब कर लिया है कि इसमें मौक़िफ़ दें, वरना दोबारा से हम फैसला सुना देंगे। तो ये कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सिर्फ डिले हो रहा है और इससे मामले में कुछ निकलेगा नहीं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मुतनाज़ा बिलों की भरमार, उसके एक के बाद दीगरे हालात यहाँ तक आए कि रज़ा रब्बानी साहब ने उसको ब्लाइंड कानून साजी करार दे दिया। आज रज़ा रब्बानी साहब क्या फरमा रहे थे, हमने बिल्डोजिंग भी की और हमने ब्लाइंड लेजिस्लेशन भी की, लेकिन एक हद तक की। कितना अच्छा जवाब है और क्या मज़ेदार ये गुफ्तगू है। हमने चोरी की, लेकिन छोटी चोरी की, सिर्फ कुछ हज़ारों पे या कुछ लाखों पे इक्तफा कर लिया, हमने करोड़ों अरबों का डाका नहीं डाला। खैर एनीवेज, वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो इसका दिफा करते हुए पाए गए। क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। जिन बिलों का दिफा कर रहे थे उनके अपने जो सेनेटर्स हैं, जिसमें आसिफ किरमानी साहब भी हैं, वो उन्होंने भी इनका दिफा नहीं किया। उनके अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी इनका दिफा नहीं किया। इरफान सिद्दीकी साहब को 12 हमने अप्रोच किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है इस वक्त अपनी राय को महफूज रखना चाहते हैं। कोई वो सवाल जो आज के प्रोग्राम में उठाने हैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। वज़ीर आज़म का नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का ऐलान, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने के लिए 7 माह दरकार। क्या एक नया आइनी बुहरान जन्म लेने जा रहा है। सवाल नंबर 2, तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात होने पर सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फ़रीक़ैन को एक बार फिर सुनकर फैसला करने की हिदायत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिलने वाला वक्ती रिलीफ कितना फ़ायदेमंद। और आखिरी सवाल, हुकूमत का जाते जाते पार्लियामान में मुतनाज़ा बिलों की भरमार। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से लेकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम से पैमरा तरमीमी एक्ट और बाइख्तियार निगरान हुकूमत बिल। पीपल्स पार्टी का ब्लाइंड कानून साजी करार, जबकि नून लीग का मानने से साफ इनकार। मामला क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सरबराह पिल्डायट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अच्छा, अब मामला ये है कि वो वुज़रा, अब थोड़ी सी अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएं, जो कल इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है वो इजलास भी तलब कर लिया है। अब उसमें नोटिफाई होना है, नहीं होना है, फैसला होना है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत हम इलेक्शन कराएंगे। कभी कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, कभी कहते हैं कि, फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, फिर आते हैं कि होते हैं। एक फैसले पे यकसुई क्यों नहीं है, और इस शोशे के पीछे की कहानी क्या है आपकी नज़र में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में सियासी जमातों के अंदर जो बैठ के उनके स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या इस तरह के और स्ट्रक्चर्स हैं, बैठ के अच्छी तरह गौर व फिक्र करके कोई फैसला करना, इसका रिवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो वो एक छोटी सी किचन कैबिनेट होती है, करीबी लोग होते हैं, उनके साथ ही बैठ के मशवरा हो जाता है, और कभी वो भी नहीं होता, और जो कहीं से कोई राय आती है उसके ऊपर अमल हो जाता है। बाज़-औक़ात तो ये होता है कि किसी दूसरे इन्फ्लुएंशियल इदारे की तरफ से भी कोई मशवरा आ जाता है, तो वो भी कबूल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कि अच्छी तरह से बैठ के गौर व फिक्र ना करना, ये बुनियादी सबब है कि कभी कोई एक मशवरा देता है, कभी कोई दूसरा ऐलान कर देता है। इसके ऊपर को हतमी राय कायम करने से पहले सलाह मशवरा और गौर व फिक्र होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो बाकी ठीक है, मैं ज़रा आपसे, जी सर आप कंप्लीट कर लें बात, तो फिर मैं अगला सवाल करूँगा। दूसरा सवाल ये था कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत को ग़ालिबन ये सूट करता है
कि उनको इलेक्शन के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए, तो इसलिए वो कबल वक्त असम्बली 1-2 दिन पहले ही सही वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि 60 डेज़ की बजाय 90 डेज़ मिल जाएं। और उसके साथ ही ये जो मरदमशुमारी का मामला है, असूली बात भी हो सकता हो कि ये वो समझते हैं मरदमशुमारी जब हो गई है तो फिर इसी के मुताबिक इंतखाब हों, लेकिन इसमें यह भी फ़ायदा हो सकता है कि 4 से 6 महीने तक मज़ीद इंतखाबात मुलतवी हो जाए। अच्छा सर, ये जो मर्दमशुमारी वाली बात है ना, इस पे तो ज़रा मैं आपसे कुछ और मज़ीद चीज़ें भी जानूंगी, क्योंकि अगर ये नई मर्दमशुमारी के तहत नहीं कराते तो वो भी शायद आइन की खिलाफ वर्जी है, और अगर कराते हैं तो फिर डेफिनेटली इलेक्शंस आगे जाते हैं, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे हटके मुझे एक और बात आपसे जाननी है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो फ़िज़ाओं में कोई बातें जब सरगोशियाँ हम तक पहुँच रही होती है तो ज़रा ज़रूरी होता है कि उसकी क्लैरिफिकेशन लें और गुंजाइश है उसकी आइन में या नहीं है। कहीं लोगों में ये तासुर पाया जा रहा है कि क्या कोई ऐसी शक्ल निकल सकती है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई स्पेस मिल सकती है कि यही हुकूमत जो है ये कंटिन्यू कर ले 5 महीना, 6 महीना, 3 महीना, और उसके बाद जाके इंतखाबात हो जाएं। आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है ये हुकूमत चले, ये तो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। इसीलिए मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर भी इस बारे में कम से कम अब तक तो बहुत वजाहत के साथ कहते रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत छोड़ देंगे और हवाले कर देंगे। वो लाजमी है, लाजम बात है कि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, वो इस गवर्नमेंट से मुख्तलिफ होगी, और वो किस तरह से अपॉइंट होगी ये भी वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सियासी जमात के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हटाने के लिए भी कह दिया है चीफ मिनिस्टर को। तो ये हुकूमत कंटिन्यू करे, मेरे ख्याल में इसकी तो कोई आईनी कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है आईनी जवाज़ नहीं है। अच्छा, अब वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि सियासी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ पहले हमने देखा था कि सरदार साहब का नाम फ्लोट हुआ और उसके बाद अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। बट एनीवेज लेट्स सी कि क्या डिसाइड होता है। अब सवाल आ जाते हैं कल के जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो उन्होंने इजलास तलब कर लिया, अब उसमें सर सिंध की यानी सीएम सिंध की यानी पीपल्स पार्टी की क्या इस पर कोई मुतवक्के रिजर्वेशन हो सकती हैं कि जी पुराने ही इंतखाबात के तहत आप करा लें, और क्या अगर पुराने इंतखाबात के तहत कराए जाएंगे तो ये भी आइन के खिलाफ वर्जी है? पुरानी मर्दमशुमारी, सॉरी सर जी देखिए, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं सिंध के, उनकी ये पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है कि वो ये समझते हैं कि सिंध में मर्दमशुमारी ठीक से नहीं हुई। उनका ये भी ख्याल है कि सिंध की आबादी को कम गिना गया है। अब उनको ये इतराज़ात तो मौजूद हैं, लेकिन क्या इन पूरे इतराज़ात की बुनियाद पे वो ये कहेंगे कि उनको ये रायशुमारी उसके अंदर अपने साथियों को कन्विंस करेंगे कि इस रायशुमारी के अंदर ये चीज़ें तब्दील होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए, इसकी इस चीज़ को चेक कर लें, उस चीज़ को चेक कर लें। अगर वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मर्दमशुमारी तो अप्रूव नहीं होगी और ना ही फिर ये नोटिफाई होगी, और अगर ये नोटिफाई नहीं होगी तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर वो एतराज़ करते हैं और फिर आखिर में वो कह देते हैं कि एतराज़ात तो हैं लेकिन मैं इसको अप्रूव करता हूँ, तो भी वो अप्रूव हो जाएगी। और अगर फ़र्ज़ करें वो एतराज़ करते हैं और बाकी मेजॉरिटी के साथ उसको अप्रूव कर देती है, दोनों सूरतों में अप्रूव हो जाएगी, और अप्रूव जब हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर लाजमी हो जाएगा कि उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ हों। हल्का बंदियों का सिर्फ एक हिस्सा कर पाएगी इलेक्शन कमीशन, दूसरा नहीं कर पाएगी, लेकिन दोनों सूरतों में डिले जो है वो तकरीबन एक जैसी ही होगी। ठीक है, ज़ाहिर है वो सूबे की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, उसकी अपनी रिजर्वेशन, जिस से आपने कहा कि अगर वो कन्विंस कर पाए। दूसरी जानिब इनकी एक और इत्तेहादी जमात MQM, उसकी भी इसको लेकर रिजर्वेशन है, तो डेफिनेटली उनकी रिजर्वेशन को भी देखा जाएगा कि आया कि वो कन्विंस होते हैं या दीगर को कन्विंस कर पाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें अगर नई मर्दमशुमारी का नोटिफाई हो जाती है तो उसके लिए हमें नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के लिए 7 माह का वक्त दरकार होगा। यानी 3 माह अगर निगरान सेटअप जो ड्यू होता है असेंबलीज तोड़े, यानी उसके अलावा 4 महीने और, तो ये 7 माह डिले हो सकते हैं इलेक्शन। जी 7 माह तो कम अज़ कम है,
शायद थोड़े से ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि 4 माह का जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो उससे कम होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1 महीना तो उसका वो बना के ऐलान करते हैं, 1 महीना वो उज़रदारियाँ सुनते हैं, तो दरमियान में 2 महीने बचते हैं उसको करने के लिए। तो 4 माह तो कम से कम चाहिए, वो तो वो करेंगे। लेकिन आप ये आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि देखिए, जो सूबों की एलोकेशन है नेशनल असम्बली की सीट्स की, वो तब्दील नहीं होगी। जो तब्दील होगी चीज़, वो जो ज़िले हैं मुख्तलिफ एक सूबों के अंदर मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ पे जो आबादी घटेगी या बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से नशिस्तें भी कम या ज़्यादा होंगी। लेकिन सूबे की टोटल नशिस्तें वो बदल नहीं सकती, क्योंकि उनको बदलने के लिए जिस आइनी तरमीम की ज़रूरत है वो इस वक्त हो नहीं सकती। नज़ीम मुख्तसर साहब, ब्रेक, वापस आते हैं। जो रिजर्वेशंस थी वो सूबा सिंध को थी, और सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आया कि वो खुद कन्विंस होने का इरादा रखती है या आगे वालों को कन्विंस करने का इरादा रखती है, क्योंकि सिंध की ही दूसरी जमात MQM, उसकी भी रिजर्वेशंस है, और दोनों का मानना ये है, MQM कराची को लेकर बैठी है और सिंध हुकूमत जो है वो इंटीरियर सिंध को लेकर बैठी है कि वहाँ पे मरदमशुमारी मुनासिब तरीके से या सही तरीके से नहीं हुई, उनको सही नहीं गिना गया। अब पीपल्स पार्टी की इस पर रिजर्वेशन होंगी, नहीं होंगी, होंगी तो किस हद तक होंगी? एक तो ये मामला है जो हमें पीपल्स पार्टी से जानना है, और जो दूसरा अहम मामला है वो है बिल्स को लेकर, जिसको आज जो रज़ा रब्बानी साहब थे उन्होंने ब्लाइंड कानून साजी का नाम भी दिया है। हमें और आपको पता है कि अभी हाल ही में जाने से मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते पहले एकदम रफ्तार में तेज़ी आ गई, और इतने 50 से ज़ायद बिल हुकूमत ने फौरी तौर पर वहाँ से कुछ मंजूर कराए, कुछ ड्रॉप कराए, और ऐसे बिल्स भी अभी ड्रॉप हैं या कुछ कमेटी को भेजे गए हैं, जल्दबाजी में किए गए, जो कि मुतनाज़ा थे। आए वो हुकूमत की जानिब से, लेकिन हुकूमती अरकान ही उस पर सवालात भी उठा रहे थे और उस पर रिजर्वेशन का इज़हार भी कर रहे थे। नईर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ चेयरमैन सेनेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईर बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नईर बुखारी साहब, जानना यह है कि कल फाइनली पहले बात होती रही कि नए इंतखाबात जो है, जो CCI में भी पहले तय हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, जब पंजाब और KP का भी मामला था, लेकिन बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, हम नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेंगे। अब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, और फिर डेफिनेटली उसमें वक्त दरकार होगा, इलेक्शंस भी डिले होंगे। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और कल क्या मौक़िफ़ जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा उस पर रखेगी? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ये बिलीव करती है कि जो भी डिसीजन हो कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेंसस से हो, तो वो कल जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो प्रोविंस ऑफ सिंध का वो भी मौजूद है, तो वो उधर देखेंगे कि क्या जो एजेंडा है उस पर क्या इश्यूज क्या है, तो उस पर डायरेक्शन जो पार्टी की उनको मिलेगी उसके मुताबिक वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग में। तो अभी तक पार्टी की डायरेक्शन मिली नहीं है क्या? मिल तो गई होगी ना? नहीं, अभी तक नहीं। तो जरदारी साहब मुल्क से बाहर थे, आज वो पहुंचे हैं, तो आज रात कंसल्टेशन हो जाएगी, तो सुबह चीफ मिनिस्टर को कन्वे हो जाएगा। अच्छा, क्या डेफिनेटली आप जानते हैं सर कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत होता है, नोटिफाई हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 माह का वक्त दरकार होगा। और अभी मैं बात कर रही थी अहमद बिलाल महबूब साहब से, वो कह रहे थे कि 7 माह नहीं, ये 9 माह भी हो सकता है, ये 10 माह भी हो सकता है। सियासी जमातें इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगले 1 साल 8 महीने 6 महीने इलेक्शंस ना हो मुल्क में? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर नया सेंसस आता है तो नए सेंसस के तहत ये रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 की है, और वो आप कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसमें सारे प्रोविंसेस की नुमाइंदगी है, और वो डिसीजन करेगी। इन केस वो करती है कि जी नया इसको ऑफिशियली पब्लिश करें, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 1 के नीचे तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो फिर इनको जाना पड़ेगा नई डिलिमिटेशन। ठीक है, तो यानी पीपल्स पार्टी को इस पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा अगर इलेक्शन? अब तो बात एतराज की नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की है, तो ये इख्तियार भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन माजरत के साथ नईर बुखारी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की बात तो उस समय थी जब पंजाब के इलेक्शंस ड्यू थे, उस समय थी जब KP के इलेक्शन भी ड्यू थे, उस वक्त नहीं हुए।
वो तो देखे ना, वो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी, जिसकी वजह से नहीं हुआ। पहली हुकूमत अपना माइंड बना चुकी थी। खैर चलिए, हम इस बहस में नहीं पड़ते, हम आगे बढ़ जाते हैं। सर, ये जो पार्लियामेंट से जो ऐसा कानून साजी हो रही है, जो धड़ाधड़ बिल पेश हो रहे हैं और ऐसे कई मुतनाज़ा बिल पेश हो रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि रज़ा रब्बानी साहब को एक दफ़ा एक तो बिल की कॉपी फाड़ के फेंकनी पड़ी, दूसरा उसको उन्होंने ब्लाइंड कानून साजी भी यानी करार दिया। उन्होंने कहा ब्लाइंड कानून साजी है। सर, पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों है, या बेबस है, या लाचार है? आर्मी एक्ट के मामले में तरमीम का बिल आ जाता है, सीक्रेट जो तरमीमी बिल है उसका बिल आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल, फिर पैमरा का बिल, उसके बाद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए बिल। आप लोग मुतमईन हैं पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि आइन की बानी जमात है और उसका पूरा सफ़र डेमोक्रेसी पर है, मुश्तमिल है? पहली बात तो मुझे आपकी इस कन्वेंशन पे एतराज है, जो पीपल्स पार्टी को आप मजबूर या लाचार कहती हैं, तो ये तो कोई प्रॉपर वर्ड यूज नहीं किया पीपल्स पार्टी। माजरत सर, मैं तो सवाल ये पूछ रही हूँ कि सवाल नहीं, आपने तो स्टेट में पीपल्स पार्टी मैंने सवाल किया कि क्या मजबूरी है, क्या मजबूर है, क्या लाचार है, ये सवाल था सर। कोई मजबूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो मेंबर्स ऑफ सेनेट है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और फिर ये जिम्मेदारी तो बेसिकली उस मूवर मिनिस्टर की है जिसकी मिनिस्ट्री का कंसर्न ये बिल था। उनको चाहिए था कि कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेते, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ड्राइविंग सीट पे वो थे, तो उस पर अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाती या लीडर ऑफ हाउस उसकी मीटिंग कर लेता तो शायद ये इश्यूज क्रॉप अप ना होते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया तो इश्यूज क्रॉप अप हुए। लेकिन वो शहादत अवान साहब की बात कर रहे हैं जो आपके अपने सेनेटर है पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने ये इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया था। सर, शहादत अवान मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लॉ का, बिल था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। हाँ। बेसिक जिम्मेदारी थी राना सनाउल्लाह की। तो शहादत अवान साहब ने एक मुतनाज़ा बिल फिर क्यों पेश किया? मेरी बात तो सुन ले बीबी। जी सर, जी सर। तो शहादत अवान जो कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली जिम्मेदारी की थी राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह की एब्सेंस में जिम्मेदारी बनती थी लॉ मिनिस्टर की या मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। एब्रप्टली चेयरमैन ने उसको कहा कि आप रीड आउट कर दे, उसने रीड आउट कर दिया। तो जो कोलिशन पार्टनर्स में थे उन पे राना सनाउल्लाह को चाहिए था या लीडर ऑफ हाउस शाहदार साहब है सेनेट में, उनको कोलिशन पार्टनर्स को बोर्ड लेना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। चले, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ठीक है, और ये बिल फिलहाल ड्रॉप हो गया। अब आगे ये कमेटी में चला गया, अब इसमें तरमीम होंगी या एज इट इज तस्लीम कर लेंगे आप लोग? देखिए, जब ये कमेटी के पास जाएगा तो उस पर पोलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कमेटी में है, उसको एग्जामिन करेंगे। जिस पार्टी ने अमेंडमेंट देनी है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट डिस्कस हो जाएंगी, पर अल्टीमेटली कमेटी की रिपोर्ट सेनेट में पेश हो जाएगी। सर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आखिरी सवाल, जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब ने नून ने कहा कि ये ऐसे बिल आ रहे हैं कि कल हम भी इसके शिकंजे में फंस सकते हैं, खासतौर पे जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी नोटिस की ज़रूरत नहीं है, किसी घर पे गिरफ्तारी डाली जा सकती है, किसी घर पे छापा मारा जा सकता है, किसी को उठा लिया जा सकता है, ये सब आप लीगल कर रहे हैं। देखिए जी, हम तो हर उस कानून को जो अल्ट्रा वायलेंस होगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन अभी तक आप पार्टी का मौक़िफ़ है, अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके टाइम का। कर रहे थे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए नैयर बुखारी साहब पे, खास तौर पर कल जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या था हम ये समझ रहे थे, और जिस तरह से उससे पहले बात कर रहे थे अहमद बिलाल महबूब साहब भी कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को शदीद रिजर्वेशन हो और इस मामले को वो कन्विंस करने की कोशिश करे, क्योंकि उसकी रिजर्वेशन थी कि सिंध में आबादी को सही से नहीं गिना गया, यानी मरदमशुमारी के रिजल्ट से वो मुतमईन नहीं थी। लेकिन नैयर बुखारी साहब की बातों से ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिससे जो कंसेंसस होगा तमाम के तमाम जमातों का, उस पर पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी होगी, और इस पर भी कोई खास एतराज़ नहीं है, बल्कि उसको आईनी मजबूरी करार दिया है कि अगर नोटिफाई हो जाता है तो इलेक्शन 6 महीने आगे हो जाए, 7 महीने आगे हो जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे कंवर दिलशाद साहब, बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब, और बात करेंगे
तोशा खाना केस में आज एक वक्ती रिलीफ तो मिल गया है चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन क्या ये वक्ती रिलीफ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? क्योंकि कल हमने देखा है कि जो सेशन कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनके वकील को दोबारा बुला लिया, क्योंकि ये वक्ती रिलीफ ये है कि दोबारा से सुना जाए, फरीकैन को दोबारा से सुना जाए, फिर फैसला किया जाए। जब अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं तो इसमें तब्दीली क्या आएगी और क्या ये रिलीफ वाकई रिलीफ है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करें। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वकील चेयरमैन पीटीआई शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। एंड कंवर दिलशाद साहब साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं, मुशीर निगरां वज़ीर आला पंजाब। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, जो शुएब शाहीन साहब, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तोशा खाना केस में वैसे तो पता नहीं, मेरे ख्याल 8 के करीब वो दरख्वास्तें थी जिन पर फैसला दिया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था कि जो फौजदारी कार्रवाई का काबिल समात केस का फैसला जो सेशन कोर्ट का था उसको कलअदम करार दिया, लेकिन दोबारा वहीं पे किया कि जी दोबारा से फरीकैन को सुने, दोबारा से फैसला बनाए। अब वो जज जो पहले 7 दिन का उनको टाइम दिया, उन्होंने 3 दिन में, अब माइंड डिस्क्लोज हो चुका है, 2 दफ़ा ये फैसला दे चुके हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और कल दोबारा बुला लिया कि वो दोबारा फरीकैन को सुनेंगे और कोई नया फैसला देंगे? देखें, आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छी वकील बन गई हैं। बात यह है कि ये तीसरी दफ़ा सुनेंगे। पहले एक दफ़ा उन्होंने फैसला दिया जिसको उसने सेटिसाइड करके दोबारा रिमांड कर दिया उसी जज के पास, 7 दिन का टाइम दिया और हमें सुने बगैर, वही कह रही हूँ, 3-4 दिन में फैसला दे दिया। 3 दिन में, हाँ बिल्कुल। अब ये तीसरी मरतबा वही जज सुनेगा। भाई तीसरी मरतबा कोई वो अपना माइंड चेंज कर देगा? यही तो पूछ रही हूँ। या कोई कानून बदल जाएगा, या कोई और चीज़ आ जाएगी, या कोई नई बात आ गई है। तो पहला उसूल ये है कि जब कोई जज अपना माइंड डिस्क्लोज कर दे तो दोबारा उसको सुनने की बजाय कोई और जज सुन ले, ताकि ओपन माइंड होकर सुने। यही बात हुई थी। 90 डेज के लिए दोबारा उनको 15 दिन के लिए दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया कि FIA दोबारा इन पोस्टों का मुताल्लिक इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराए। कल ये साबित होता है कि ये पोस्टें दुरुस्त हैं, उसी की तरफ से हैं, तो मुझे बताएं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन तो आपने पहले खारिज कर दी। दूसरी बात, मुझे ये बता दें कि एक तरफ से लिस्ट ऑफ विटनेसेस के ऊपर नोटिस कर दिए और कहा अगले हफ्ते में मैं सुनूंगा कि क्या हमारे गवाहान ज़रूरी हैं, क्योंकि मुलजिम के गवाहान के बगैर तो देखिए ना, एक प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, उसके मुकाबले में हमारे गवाह हैं, दोनों की गवाही सामने आएगी तो आप फैसला करेंगे ना। जज ने कह दिया कि नहीं, आपके गवाह तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, एक साइड के गवाह सुनूंगा और मैं फैसला कर दूंगा, उसके ऊपर नोटिस कर दिया। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वो केस रिमांड कर दिया कि कल दोबारा बहस कर लें, और उस जज साहब ने कहा कल आ जाओ, कल हर हाल में फैसला कर दूंगा। तो बात यह है कि अगर ये इंसाफ का हमने कत्ल करना है और इंसाफ और क़ानून को हमने किसी की ख्वाहिश के ऊपर इस्तेमाल करना है, तो फिर ये इंसाफ का बेसिक प्रिंसिपल है, इंसाफ ना सिर्फ हो, इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। इन शॉर्ट ये, इससे पहले कि मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाऊं, इन शॉर्ट ये कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला है। जी बिल्कुल नहीं मिला, और बगैर सुने। एक बात और देखेंगे, कल जज साहब ने, हम सारा दिन वहाँ रहे, चीफ जस्टिस साहब के पास, जिनके पास केस था, उन्होंने कहा मैं ना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अभी सुन रहा हूँ, ना मैं अभी आपका मेन केस सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सुन रहा हूँ कि क्या प्रॉपर्टी डिमांड्स कि एक जज जो फैसला कर चुका है क्या उसको सुनना चाहिए या नहीं। अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि उसको नहीं सुनना चाहिए तो फिर सारे केस नए जज को भेज दूंगा, और अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि नहीं उसी जज के पास जाना है तो फिर आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी सुनूंगा, आपके बाकी केसेस भी सुनूंगा। अब सिर्फ इस एक पॉइंट पे आर्गूमेंट सुने थे और उन्होंने उसके ऊपर सारे के सारे फैसले डिसाइड कर दिए। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड जो उन्होंने पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं? और दूसरी बात ये कि ये जब अगर एक किसी जज पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाए तो क्या फिर वो फैसला सुना सकते हैं या सुनाना चाहिए? आदमी एतमाद तो हमेशा होता रहता है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप आदमी एतमाद पर जज तब्दील करते रहेंगे तो फैसले नहीं होंगे। हमें जस्टिस हमीद रहमान का मुझे बड़ा अच्छा फैसला मैंने सुना, वो कहते हैं अगर हमने आदमी एतमाद की तो तहरीक उस वक्त भी चली जब वली खान की पार्टी बैन हुई तो वली खान ने जस्टिस हमीद रहमान पे आदमी एतमाद कर दिया, उनका भी अपने घर जाए, हम अपना काम शुरू करते हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आदमी एतमाद तो चलता रहता है। असल बात तो यह है कि लेकिन सारे समाज के लिए जो आर्टिकल 10A है उसकी कार्रवाई के मुताबिक ही जो है वो समाअत करनी चाहिए, ताकि मुतासरा फरीक जो है वो उसको भी हक दिया जाए कि वो अपनी बाकायदा समाअत के दौरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सके। उस पर आर्टिकल 10A बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है। तो अब अगर जस्टिस दिलावर साहब हैं, जो भी जज साहब हैं, वो देख रहे हैं
और टाइम दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अच्छा किया, बेहतर दे दिया, 1 हफ्ता 10 दिन दे भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहस होती रहेगी, बहस के बाद फैसला आ जाएगा, ताकि कोई मुतासर जो पार्टी है वो ये ना कहे जी हमें सुनने का हक नहीं दिया गया, हाँ, या हमारे रुकावट डाली गई, तो बाकायदा दे देना चाहिए, जैसे भी कहते हैं होना चाहिए। और आर्टिकल 10 वाज़ह तौर पर कहता है, नहीं वो ये कह रहे हैं, शुएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे जो विटनेस हैं उनको तो सुना, हमारे नहीं सुना, और उसके ऊपर तो सुना ही नहीं गया, ये उस तरफा फैसला दिया गया। उस केस में अब इन्होंने अगले हफ्ते का नोटिस कर दिया कि क्यों ना आपके विटनेसेस को दोबारा मौका मिले कि वो आकर के पेश हों। अब उसके ऊपर बहस होनी है, जब वो बहस और कल वो होनी है दोबारा अगले फैसला दे हफ्ते, सकते हैं। अगर इन्होंने कल फैसला कर दिया तो वो फिर हमारे वकील गवाह हमारे जो विटनेसेस हैं वो आएंगे नहीं, तो फिर हमारी गवाही, हमारा वो केस तो गैर मुअस्सर हो जाएगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस तक तो ट्रायल को पेंडिंग करना चाहिए था ना चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा, इस पे आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कमर दिलशाद साहब, या मैं अपना एक क्वेश्चन आपको कर लूं आपसे? देखिए जी, मामला ये है कि चूंकि ये मामला है हाई कोर्ट में भी ज़र समाअत है और एडिशनल जज भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर बात करने से गुरेजी करना चाहिए, और ये फैसला जो कल या परसों आएगा, हाँ, ये एहतियात ही करना चाहिए, गुरेजी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गवाहान वाला मामला है, जो दीगर मामला है, वो अभी सुना जाएगा, तो वो तो टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कल ही फैसला सुना दिया। बट अगेन मामला सब जुडिस है, तो हम थोड़ा एहतियात से काम लेते हैं। 2-3 चीजें हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस पर फरीक है। अब मुझे ये बताएं, बल्कि मैं तो शायद थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन जो आम लोग हैं वो 2-3 बातें हो रही हैं कि जी तोशा खाना से केसेस का जो मामला है कि जो लिया या ख़रीदा या उसकी पेमेंट की, तो वो सिर्फ तोशा खाना की जो तहाइफ लेने का मामला सिर्फ चेयरमैन PTI तक महदूद नहीं है, ये इसका दायरा तो बहुत वसी है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सब इससे मुस्तफ़ीद हुए, चाहे जिस भी हुकूमतों में आए हो। इनके केस में ऐसी ख़ास बात क्या है, ऐसी खासियत क्या है? नहीं, ज़ाहिर है तोशा खान के केस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो मुद्दई है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। उन्होंने स्पीकर को अपनी असम्बली के रेफरेंस के हवाले से अपने फैसले दिए हैं। अब वो खुद मुद्दई भी है, और उन्होंने फौजदारी का मुकदमा दायर किया हुआ है, बाकायदा ये ट्रायल चल रहा है, ये बाकायदा कोर्ट ट्रायल चल रही है। उस ट्रायल के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, और उन्होंने जो भी फैसला किया, उन्होंने आर्टिकल 62(1)H के तहत जो है इमरान खान साहब को नाअहल भी करार दे दिया मियां वाली की सीट से। तो ये केस कोई आम आदमी का केस नहीं है, ये एक इदारे का केस है, और इस पर भी जो अभी जैसे फरमा रहे हैं शुएब शाहीन साहब, वो के वकील है PTI। नहीं कमर दिलशाद साहब, मैं कुछ और सवाल कर रही थी। मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि तोशा खाना से जो तहाइफ लेने का मामला है, या इवन तो बेचने का भी मामला है, बेचना तो जब उनकी मिल्कियत हो गई तो वो अखलाकी जवाज़ और कानूनी जवाज़ की बहस में पड़ जाते हैं। कानूनी तो उनको कोई हिच नहीं थी, अलबत्ता अखलाकी वो था। बट मेरा सवाल ये है कि तोशा खाना से जो तहाइफ लेने के लिए मुस्तफ़ीद हुए वो तो सारे वज़राए आज़म हुए, क्या फ़र्क है दीगर वज़राए आज़म के तोशा खाना से तहाइफ लेने में और इनके तोशा खाना से तहाइफ लेने में, केस में क्या फ़र्क है? ये तोशा खान का केस अब इतना मामूली नहीं है, ये बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस के तहत इसकी फौजदारी मुकदमा चल रहा है, सेक्शन 167, 174, 175, 185 के तहत। तो ये इतना कोई केस नहीं है, इस पर ये फौजदारी मुकदमा है। शाह साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे या आप माजरत के साथ समझना नहीं चाह रहे। मैं ये कह रही हूँ कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो तोशा खाना के तहाइफ से मुस्तफ़ीद हुए, जरदारी साहब हो तोशा खाना के तहाइफ से मुस्तफ़ीद हुए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, यू जस्ट नेम इट, मतलब मुशर्रफ साहब हो, शौकत अजीज साहब हो, फ़र्क क्या है? उन्होंने वो भी मुस्तफ़ीद हुए, उन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए, चेयरमैन PTI ने भी लिए, फ़र्क क्या है दोनों के लेने में? वो इनके साथ नहीं कर सकते हैं, वो अलहदा केस है ना, जिसके खिलाफ जो आप जो नाम ले रही है जिन शख्सियात का, तो वो पार्टी की तहरीक इंसाफ को चाहिए तो उनके खिलाफ अलहदा मुकदमा फौजदारी का मुकदमा दायर कराए, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो है अपना रेफरेंस भिजवाए थ्रू स्पीकर के जरिए, तो तब जाके होता है ना। वो ठीक है, माजी में उन्होंने हरकतें की हैं, वो उनके बाकायदा के मामले में दुरुस्त नहीं है फैसला, तो ठीक कह रही है, लेकिन उसके लिए बात यह है कि मुकदमा दायर करें, ये तो उसको अलहदा रखें। अब एक चोरी हो चुकी है, अब कह दिया आपने 2 साल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपने 3 दफा मुझे सवाल रिपीट करवा, मैंने रिपीट किया है तो फिर आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नज़ीर मुख्तसर साहब ब्रेक वापस आते हैं। क्या फर्क है? फर्क ये है
कि जो मुजरिम हैं वो मुद्दई बन गए हैं। जुर्म क्या है? जुर्म ये है कि रूल के मुताबिक आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते, रूल के मुताबिक आप कोई तहाइफ लें, आपकी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप उसके पैसे दे के चीज़ ले लें। केसेस चल रहे हैं साल से, जरदारी साहब पे भी जी वो केस वापस हो गए हैं, रेफरेंस ख़त्म कर दिए, क्योंकि नैब में लॉ बदल गया। जो मुजरिम हैं जिन्होंने जुर्म किया है, मसलन मरियम नवाज ने ना पैसे दिए, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उसको तोशा खाना में गाड़ी जमा करानी चाहिए थी, गाड़ी अंदर दी लॉ वो ले नहीं सकती, वो लेके रख ली, इस्तेमाल कर ली। आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियाँ ले ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ले ली, यूसुफ गिलानी ने गाड़ी ले ली, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको पूछेगा भी कोई नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ कानून तो है ही नहीं, हमारे यहाँ आइन की तो बात ही कोई नहीं है। तो जिसने कानून और कायदे के मुताबिक, सुन लें सिर्फ एक बात, जिसने रूल के मुताबिक एक चीज़ ली, कानून कायदे के मुताबिक सारे उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिक्लेयर किए टैक्स डॉक्यूमेंट्स में, और वही एसेट्स सारे डिक्लेयर कर दिए इलेक्शन कमीशन में। अब टोटल इस केस में है क्या? इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपने टैक्स के मुताबिक ठीक लिखा है, वहाँ एसेट्स भी दिए, लायबिलिटीज़ भी दी, डिक्लेयर नहीं किया ना उन्होंने। सुन लेना, डिक्लेयर किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ लफ्ज़ तोशा खाना लिखा था, वहाँ लायबिलिटीज़ में ये पैसे में जो सोर्स क्या है इनकम का, क्योंकि जब टैक्स जमा कराते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम भी लिखनी पड़ती है, मेरे पास पैसे लिखे हैं, पैसे लिखे हैं, सोर्स नहीं लिखी। सोर्स इसलिए नहीं, यहाँ नहीं लिखना होता, टैक्स में लिखना होता है, यहाँ तो आपने टोटल एसेट्स लिखने होते हैं, मूवेबल कितने हैं, इमूवेबल कितने हैं। टैक्स में तो आपने जरूरी देना है कि मेरे पास व्हाइट मनी कहाँ से आई है, यहाँ सिर्फ एसेट्स डिक्लेरेशन होती है। वो ये कह रहे हैं आगे लफ्ज तोशा खाना नहीं लिखा, इस एक लफ्ज के ऊपर पिछले 1.5 साल से हम मुकदमा चला रहे हैं, ये है टोटल हमारे ऊपर इल्जाम। आप अंदाजा लगा लो, जो मुजरिम है वो मुद्दाई बन के बैठे हैं, और पूरा 1.5 साल से तमाशा लगाया हुआ है, तोशा खाना हो गया, और ये है सूरत हाल। लेकिन बहरहाल तोशा खाना केस तो है ना, अब आप ये कहें। ठीक है, ये ऐसी बात है, एक कहते हैं कि वो अयूब खान के जमाने में एक था, प्रोसीडिंग थी कि अब ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान साहब ये नहीं कहते कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरे फला वो जो सेक्रेटरी थे वो उन्होंने कर दिया, सवाल क्वेश्चन एयर उसका जवाब दिया ना, मेरे इल्म में नहीं है। क्वेश्चन एयर दिया उन्होंने, हालांकि उससे रिलेटेड भी नहीं था, क्वेश्चन एयर दिया, कितने पैसों में बेचा, कब बेचा, क्या हुआ। जब क्वेश्चन एयर आया उसने उसका जवाब दिया, 35-37 क्वेश्चन थे, हम जवाब तो देने के पाबंद हैं, हमने वो दे दिया। अच्छा एक बात कहते हैं कि तो कल आप नायली देख रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की, देखें अगर तो इंसाफ का और कानून का कत्ल आम करना है तो फिर सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इस केस में कुछ भी जान नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जान है या जान नहीं है, फैसला हमारे सामने है। माइंड डिस्क्लोज जज का 2 दफा हो चुका है, तो तीसरी दफा भी इन्होंने तीसरी दफा क्या वो डिफरेंट करेंगे। लेकिन अफसोस तो उन जज साहब पे है जिन्होंने तीसरी दफा उसी बंदे को भेज दिया और साथ नोटिस कर दिया कि अगले हफ्ते आपके गवाहान शामिल होने चाहिए या नहीं, अगले हफ्ते फैसला करेंगे, लेकिन फैसला वो कल कर देंगे। आखिरी सवाल कमर दिलशाह साहब, कल आपको लग रहा है कि इसका फैसला आ जाएगा और उसी के साथ ही नाअहली भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, अभी नाअहली का केस बहुत दूर है, अभी बड़े इसके मामला बढ़ते होते हैं। अगर एडिशनल सेशन जज ने कोई फैसला कर भी दिया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील हो सकती है। नाअहली तो वैसे दिया, नाअहलियत का तो केस इलेक्शन कमीशन ने दिया, डी सीट किया है, नाअहली ने की, डी सीट किया है, और डी सीट कर दिया गया, बात बराबरी हो गई, डी सीट हो गया। तो लेकिन मसला ये हो गया ना कि अभी फिलहाल अपीलें बहुत ज्यादा होती है, डी सीट होने के बाद दोबारा वो इलेक्शन लड़े हैं, फैसला आ जाता है, फिर आप अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में? जी सारे, अगर फैसला खिलाफ आया तो हम अपील में जाएंगे, हमारा हक है जब अपील में जाना, तो वो फिर रिमांड कर देंगे, चौथी दफा फिर उसी जज को रिमांड कर देंगे। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके टाइम का, कमर दिलशाह साहब के टाइम बहुत शुक्रिया। आखिर में मरियम नवाज साहिबा ने कल एक विज़िट किया, जो रिजवाना बच्ची से उन्होंने मुलाकात की, और उस मुलाकात में हमारे लिए कम अज़ कम, बल्कि डेफिनेटली जो रिजवाना का केस है वो बड़ा एक सफाकाना तरीक़े का केस है, और खुशी इस बात पे हुई है कि कम अज़ कम ये केस सामने आया है। लेकिन असल मामला ये होगा, सामने आने से मुराद ये कि एक्सपोज हुए हैं, खुशी से मुराद अल्लाह ना करे, डेफिनेटली इस केस के हवाले से नहीं कह रहे, लोग एक्सपोज हुए हैं। लेकिन जो बात मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पर की है कि एक केस ये सामने आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना चाइल्ड लेबर हो रहा होगा, और इन पॉलिटिकल गुफ्तगू या पॉलिटिकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चीज़ों का पता चलाया जाए, इस चाइल्ड लेबर को रोका जाए, इस पर कानून बना हुआ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि ताकतवर के लिए सज़ा नहीं है, वो भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मरियम नवाज साहिबा का विजिट
सराहा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप इससे ताकतवर हल हैं। इससे मज़ीद अगर सख्त कानून साजी करने की ज़रूरत हो, मुतनाज़ा सारी हो रही है, इस किस्म की हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो और 2-4 सज़ाएँ भी सख्त किस्म की मिल जाएँ। मैं अदलिया से भी मुखातिब हूँ, तो मेरा ख्याल है आइंदा ये चीज़ें नहीं होंगी या नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।